हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पॉलिटी एंड गवर्नेंस के प्रीमिक्स में। आज सबसे पहले तो मेंस का रिजल्ट आया है, तो इसीलिए सब लोगों को, जिन लोगों ने मेंस के एग्ज़ाम को क्लियर किया है, उनको शुभकामनाएं। जो लोग मेंस के एग्ज़ाम को नहीं क्लियर कर पाए, उनके लिए भी अभी बहुत मंजिल की जो राह है वो बाकी है। बिल्कुल हताश होने का आपको हक है, आपको दुखी होने का हक है। मैं ये नहीं कहूँगा दुखी मत हो, निराश मत हो, होना पड़ेगा, है ना। अगर नहीं होगे दुखी तो फिर कैसे आगे इम्प्रूव करोगे। तो अभी ऐसा वक्त है कि जिसमें आप अपने आप को समझें, अपने अटेम्प्ट की गलतियों को पहचानें, कौन सी सब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करें, कहाँ कहाँ पे आपकी गलतियाँ हुई हैं। तो ये रेट्रोस्पेक्शन का जो इफेक्ट आएगा 2-3 दिन बाद आएगा। अभी से मत देखना शुरू कर दीजिएगा कि मैंने क्या गलत किया, क्योंकि हमेशा जो फैसले होते हैं, डिसीजंस होते हैं, वो बिल्कुल काम स्टेट ऑफ माइंड में करने चाहिए। जिन लोगों के अटेम्प्ट्स खत्म हो चुके हैं उनके लिए भी शुभकामनाएं, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि यूपीएससी में ही सब कुछ रखा हो दुनिया का, है ना। तो ये भी चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि एक बस पार्ट एंड पार्सल है लाइफ का। कई लोगों के लिए बहुत बड़ा सपना भी हो सकता है, सपना टूटने पे दुख भी होता है, लेकिन दुख तो लाइफ का पार्ट ही है ना। अगर दुख नहीं होगा तो सुख की फीलिंग कैसे पता लगेगी कि सुख क्या होता है या खुशी क्या होती है। खैर, जिन लोगों का क्लियर हो चुका है मेंस, उन लोगों के लिए हम इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम जो है 2022 के लिए लेके आए हैं, जहां आप एक एस्पिरेंट की मेंटालिटी से अब एक गवर्नमेंट ऑफिसर की मेंटालिटी पे आएंगे और 275 मार्क्स के क्रूशियल इंटरव्यू को क्रश करने के लिए हमें ज्वाइन करेंगे। आपको हमारे इस प्रोग्राम के अंदर पर्सनलाइज्ड डैफ एनालिसिस मिलने वाला है, 2 मॉक इंटरव्यूज मिलने वाले हैं जो आप ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में कर सकते हो। आई वुड प्रेफर कि आप ऑफलाइन मोड में करें, क्योंकि अब कोविड का जमाना थोड़ा सा टचवुड चला गया है। पर्सनल मॉक सेशन हमारे को फाउंडर साहब के साथ आपको मिलेगा, जहां पे आपके 1-to-1 इंटरेक्शन होगी और आपके डैफ में से पॉइंट बाय पॉइंट बताया जाएगा कि क्या चीजें आपको इंप्रूव करनी चाहिए, किन चीजों पे काम करना चाहिए, हॉबीज में क्या लिखें क्या ना लिखें। 1000 तरीके के आपके डाउट्स आते हैं, वो चीजें आप यहाँ पे 1-on-1 डिस्कस कर सकते हैं हमारे साथ। 3 मास्टर क्लासेस आपकी ऑप्शनल के हिसाब से भी रखी जाएंगी। फॉर एग्जांपल, अगर सोशियोलॉजी PSIR आपका ऑप्शनल है तो आपको ऑप्शनल की मास्टर क्लासेस भी दी जाएंगी। एंड अलग जो करंट इश्यूज चल रहे हैं उनके रिलेटेड भी आपको अपडेशंस मिलेंगी। सोशल इश्यूज, डोमेस्टिक इश्यूज, इंटरनेशनल रिलेशंस, क्योंकि ये बहुत ही प्रोमिनेंट चीजें हैं। इवन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बहुत प्रोमिनेंट चीजें जो इंटरव्यूज में पूछा जाता है रिगार्डिंग द साइंस एंड टेक्नोलॉजी, चाहे आप किसी भी बैकग्राउंड से क्यों ना हो। तो इन सब चीजों को यहाँ पे कवर करवाया जाएगा। प्लीज हमें संपर्क करें फॉर गेटिंग द स्टेप टूवर्ड्स बीइंग अ गवर्नमेंट ऑफिसर, क्योंकि ये 275 मार्क्स आपकी रैंक और आपका सर्विस डिसाइड करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए वापस आते हैं प्रीमिक्स पे। 4 क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा। 4 क्यों? क्योंकि 5वां आपके लिए सरप्राइज होमवर्क है। 4 क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा, फटाफट से देख लीजिए क्वेश्चन और इनका आंसर आप साथ साथ लिखते रहिए। मैंने आपको लास्ट प्रीमिक्स में बताया था कि हम स्कीम्स कवर करने वाले हैं, तो आज मैं आपके लिए अमृत लेके आया हूं। तो इसमें अमृत का क्वेश्चन जो है उसको देखिए, जो आपको सही आंसर लगता है उसे टिक कीजिए। सेकंड क्वेश्चन है रिलेटेड टू द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उसमें पूछा गया है कि 1967 में 1967 में कौन सी भाषा, कौन सी लैंग्वेज 8th शेड्यूल में ऐड की गई थी। तीसरा सवाल आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स 42nd अमेंडमेंट एक्ट से ऐड किया गया था। मैं अमेंडमेंट्स पे बहुत ज्यादा फोकस दे रहा हूं पिछले 2-3 प्रीमिक्स से, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपका रिवीजन भी होता रहे, आपको ये दिक्कत ना आए, जो बेसिक्स हैं आपके रिवाइज होते रहें। क्योंकि हमें लगता है हमें बेसिक्स आते हैं, लेकिन जब हम क्वेश्चन सॉल्व करने जाते हैं तो हम कई बार गलत दे देते हैं आंसर। और चौथा क्वेश्चन जो है आपका सप्लीमेंट्री ग्रांट्स से रिलेटेड है, बजट प्रोसेस से रिलेटेड है। सो डिमांड्स फॉर सप्लीमेंट्री ग्रांट्स मस्ट बी प्रेजेंटेड एंड पास्ड बाय द हाउस, इसके बारे में आपसे सवाल पूछा गया है। तो ये 4 सवाल आप जरूर सॉल्व करने की कोशिश करें और मेरे साथ टैली करें। जैसे जैसे मैं डिस्कस करता जाता हूं समझते रहिए। इसी के साथ साथ आपको यह भी बताना चाहता हूं कि अगर आप प्रीलिम्स की तैयारी में लगे हुए हैं, जुटे हुए हैं, 2023 के लिए आप अटेम्प्ट देना चाहते हैं और अपना आखिरी प्रीलिम्स देना चाहते हैं, ताकि आप आखिरी मेंस और आखिरी इंटरव्यू देके रैंक हासिल कर सके, आप हमारे संभव प्रीलिम्स क्रैश कोर्स को जरूर ज्वाइन कर सकते हैं, जहां आपको डेली लाइव क्लासेस के अंदर स्टैटिक प्लस करंट अफेयर्स का कॉन्सेप्ट जो है वो समझाए जाएंगे, ताकि आपकी रिवीजन जो है फाइन ट्यून हो सके। अब तो ऐसा है कि रिवीजन जितनी ज्यादा कर सको उतना बेहतर आपके लिए। 11 से 1 बजे तक आपकी क्लासेस चलेंगी। आपको फुल लेंथ टेस्ट्स 8 एक्सेस मिलने वाला है, 4000 प्लस MCQ और सेक्शनल टेस्ट मिलने वाले हैं। टेलीग्राम ग्रुप में आपको ऐड कर दिया जाएगा, जिसके साथ साथ आपको ये सारे बेनिफिट, सारी सुविधाएं मिलने वाली हैं 11999 में। तो आप हमें एनरोल करने के लिए जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए
अब डिस्कस करते हैं आंसर्स को टाइम ना वेस्ट करते हुए। सबसे पहला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ थ्रस्ट एरिया ऑफ अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन? अमृत एंड अमृत 2.0 दोनों ही स्कीम हम कवर करेंगे। तो आंसर क्या है इसका? आंसर है सर सी, मास अर्बन ट्रांजिट एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। इस मामले में इस काम के ऊपर अमृत जो है वो अपना फोकस नहीं रखने वाला है। अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन एक ऐसी स्कीम है जो जून 2015 में लॉन्च की गई थी। इसकी जो नोडल मिनिस्ट्री है वो है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। तो इस स्कीम को इंप्लीमेंट करने की नोडल मिनिस्ट्री है MOHUA। It is an initiative to provide basic civic amenities to urban areas, improve the quality of life, major focus on poor and disadvantaged। शहरी इलाकों में, सिटीज के अंदर, अर्बन एरियाज के अंदर जो हमारी बेसिक सुविधाओं की प्रॉब्लम है उसको काउंटर करने के लिए ये अमृत स्कीम लाई गई थी। जब इसे स्टार्ट किया गया था, यानी कि अमृत 1.0 जिसको हम कह रहे हैं जून 2015 वाली स्कीम को, दैट कवर्ड 500 अर्बन एरियाज। बट अब अमृत 2.0 में इसको एक्सटेंड किया गया। मैं अभी बताऊंगा कहां कहां एक्सटेंड किया गया है। अमृत के अंदर कौन से एरियाज पे फोकस था? वाटर सप्लाई को इंप्रूव करने पे फोकस था, सीवेज और सेप्टेज मैनेजमेंट को इंप्रूव करने पे फोकस था, ड्रेनेज मैनेजमेंट ताकि फ्लडिंग कम हो अर्बन एरियाज में, इसके ऊपर फोकस था, ग्रीन स्पेस और पार्क्स को इंप्रूव करने पे, इंक्रीज करने पे फोकस था, और नॉन मोटराइज्ड ट्रांसपोर्ट जैसे कि साइकिल्स वगैरह इनके ऊपर फोकस था, साइकिलिंग ट्रैक बनाना है इनके ऊपर फोकस था। तो आपके मास ट्रांजिट, मेट्रो वगैरह चीजें इसके अंदर नहीं आती हैं, ध्यान रखना है आपने। अमृत 2.0 जो दूसरी वर्जन है, यानी कि जो कंटिन्यूएशन है स्कीम का, वो 2021 में प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च की थी और उसका टोटल आउटले आ जाता है लगभग 3 लाख करोड़। 3 लाख करोड़ इज द टोटल आउटले ऑफ दिस स्कीम। इस स्कीम का टारगेट ये है कि ये वाटर टैप कनेक्शंस प्रोवाइड करना चाहता है सभी स्टैट्यूटरी टाउन्स में। 4000 से ज्यादा इंडिया में स्टैट्यूटरी टाउन्स हैं जिनको लीगली एज अ टाउन रिकॉग्नाइज किया गया है। वहां पे ये लगभग 2.7 करोड़ हाउस होल्ड टैप कनेक्शंस प्रोवाइड करना चाहता है। तो ये 500 अमृत सिटीज में जो कवरेज की थी पिछले सेगमेंट में, उससे बढ़ के 4000 से ज्यादा शहरों के अंदर अब इंक्रीज करने वाला है। यहां पे कुछ और नए नए कंपोनेंट्स भी ऐड किए गए हैं। फॉर एग्जांपल, हर सिटी के लिए एक सिटी वाटर बैलेंस प्लान बनाया जाएगा ताकि पता लगाया जा सके कि इस सिटी के अंदर कितना पानी जो है वो रेनफॉल से आता है, कितना नेचुरल सोर्सेज से आता है, कितना ड्रेन हो रहा है। इसके लिए प्रॉपर हाइड्रोलॉजिकल प्लान बनाया जाएगा। इस प्लान के हिसाब से, सिटी वाटर बैलेंस प्लान के हिसाब से वाटर एक्शन प्लान बनाया जाएगा और हर एक सिटी के वाटर एक्शन प्लान को एग्रीगेट करके स्टेट का वाटर एक्शन प्लान बनाया जाएगा। क्योंकि वाटर एक ऐसा रिसोर्स है जो जुरिस्डिक्शन की बाउंड्रीज नहीं देखता है, इसे एक होलिस्टिक तरीके से हमें डील करना चाहिए, इसलिए ऐसा यहां पे होता है। साथ ही साथ इन्होंने ये बताया है स्कीम के अंदर टेंजिबल टारगेट्स रखे गए हैं। ये कहां के टारगेट्स हैं? अमृत 2.0 के टारगेट्स हैं। इसके टारगेट नंबर 1 है कि हम नॉन रेवेन्यू वाटर को 20% से कम करेंगे। यानी जो वाटर आपका वेस्ट हो रहा है, आपको वाटर सप्लाई के अंदर जा रहा है लेकिन उसका कोई रेवेन्यू कलेक्शन नहीं हो पा रहा है, उसको हम 20% से कम लाएंगे। इसका रीजन है, इसका रीजन ये कि आप म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस, लोकल बॉडीज का ओन रेवेन्यू इंक्रीज करना चाहते हो कि उनके पास ऐसी सुविधाएं हो जिससे वो अपना रेवेन्यू बढ़ाएं, अपना कर बढ़ाएं, अपनी इनकम बढ़ाएं और इस इनकम का इस्तेमाल करें अर्बन डेवलपमेंट में। दे शुड नॉट बी डिपेंडेंट ऑन द सेंट्रल और स्टेट एजेंसीज फॉर गेटिंग द असिस्टेंस। साथ ही साथ न्यू टैप ऑफ वाटर कैसे करेंगे? रिसाइकल्ड और ट्रीटेड वाटर का इस्तेमाल करके। यह टारगेट रखा गया है कि टोटल सिटी की एटलीस्ट 20% ऑफ द वाटर डिमांड जो है वो ट्रीटेड रिसाइकल्ड वाटर से पूरी हो ताकि वाटर की वेस्टेज कम हो। और इंडस्ट्रियल डिमांड का तकरीबन 40% जो है वो पूरे स्टेट लेवल में, कि हर एक स्टेट में सारी इंडस्ट्री का जितना पानी चाहिए उसमें से 40% जो है वो ट्रीटेड वाटर से आना चाहिए। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए चार्जिंग पॉइंट्स लगवाना, 24/7 वाटर सप्लाई इंश्योर करना, प्रॉपर्टी टैक्स को इंक्रीज करना, ये सारी चीजें स्कीम के अंदर आ जाती हैं। तो ये इसके टारगेट्स हैं अगर हम अमृत 2.0 की भी बात करें। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट दिस स्कीम इज, हु इज इंप्लीमेंटिंग दिस स्कीम्स एंड व्हाट आर द पिलर्स अंडर दिस स्कीम। ठीक है, अब आते हैं दूसरे सवाल पे। दूसरा सवाल स्ट्रेट फॉरवर्ड था, थ्योरेटिकल क्वेश्चन, मतलब फैक्चुअल क्वेश्चन था। फैक्चुअल क्वेश्चन मतलब 1967 में कौन से
लैंग्वेज हमारे 8 शेड्यूल में ऐड की। तो हमें पता है हमारे संविधान में 12 शेड्यूल्स हैं, उन 12 में से जो 8th नंबर पे शेड्यूल आता है उसमें 22 लैंग्वेजेस हैं और उन 22 लैंग्वेजेस को शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस बोला जाता है। अब ये जो शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं इनमें कुछ लैंग्वेजेस ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर थी लेकिन बाद में कुछ लैंग्वेजेस को ऐड किया गया है। नाउ 14 वर इनिशियली इन द कॉन्स्टिट्यूशन बट इन 3 स्टेजेस 8 more languages were added। सबसे पहले 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1967, इससे ऐड किया गया था सिंधी भाषा को। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर तो सीधा सीधा आ जाता है कि सिंधी लैंग्वेज इज द वन दैट वाज एडेड इन 67। अब यहां पे मेरा मकसद ये है कि आपको तीनों कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट याद हों। बहुत आसान है, 21 उससे 50 ऐड कर दो 71 और उसके बाद 92। ठीक है, 21, 71, 92 ये क्या है? अगर आपसे नींद में भी कोई पूछे तो आपको याद होना चाहिए कि ये 3 वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हैं जिनके तहत 3 स्टेजेस में लैंग्वेजेस ऐड की गई थी। 21 में सिर्फ एक भाषा ऐड की गई थी, दैट वाज सिंधी 1967 में। फिर आ जाते हैं 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 में, 1992 में। फिर 1992 का 92 ले जाओ और उसे 92nd अमेंडमेंट बना दो, हो गया, प्रॉब्लम सॉल्व। प्रॉब्लम सॉल्व, यस। ठीक है, तो ऐसा हमने किया तो हमें ये तीनों अमेंडमेंट लाइन में याद हो गए। अब पहले अमेंडमेंट से सिंधी भाषा ऐड की गई थी, दूसरे अमेंडमेंट से कोंकणी मणिपुरी नेपाली भाषा ऐड की गई थी और नेक्स्ट 3rd अमेंडमेंट यानी 92nd जो अमेंडमेंट है उसमें बोडो, डोगरी, मैथिली, संथली दीज लैंग्वेजेस वर एडेड। नाउ यू जस्ट हैव टू फिगर आउट कि आपने अपने माइंड में ये 21, 71, 92 का फेर घुसाना है। 21 में सिंधी रखना है, 71 में कोंकणी मणिपुरी नेपाली रखना है और 92nd में बोडो, डोगरी, मैथिली, संथली रखना है। ये आपको रट्टा मारना पड़ेगा, पढ़ लेना चाहिए, अच्छी बात है क्योंकि फैक्चुअल इंफॉर्मेशन जितनी आपके पास होगी ना उतने प्रीलिम्स ही नहीं मेंस में भी काम आएगी। अगर आप जानना चाहते हो कि मेंस में कैसे हम फैक्चुअल इंफॉर्मेशन याद करते हैं या यूज करते हैं तो आप हमारे डेली आंसर राइटिंग की सीरीज भी देख सकते हो जिसमें हर रोज 12 बजे हम एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नाउ क्वेश्चन आता है, विच प्रिंसिपल अमंग द फॉलोइंग वाज एडेड टू द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी बाय 42nd अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसमें से कौन सा प्रिंसिपल 42nd अमेंडमेंट से ऐड किया गया था? आंसर है जनाब बी, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। अब इसके लिए आपको दोबारा फैक्चुअल इंफॉर्मेशन याद करनी है। क्या? हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का मिनी कॉन्स्टिट्यूशन है जिसको 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 बोला जाता है, उसने 4 नए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऐड किए थे हमारे ओरिजिनल लिस्ट ऑफ प्रिंसिपल्स में। उसमें क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं हमने रट्टा मारना है। सबसे पहले तो उसने चिल्ड्रन की डेवलपमेंट के लिए बात की थी, तो इसमें कीवर्ड याद अपने रखना है सिर्फ चिल्ड्रन, बाकी सब भूल जाओ, चिल्ड्रन याद रखो, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूं। तो चिल्ड्रन की डेवलपमेंट का जो आर्टिकल है, हेल्थ वाला जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 39 है। फिर फ्री लीगल एड टू पुअर, ये वाला याद रख लो, फ्री लीगल एड टू द पुअर, जिसको हम आर्टिकल 39A कहते हैं, ये भी ऐड किया। फिर पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, यानी कि जो हमारी ट्रेड यूनियंस है, लेबर यूनियंस है, उनके बारे में बात की कि वर्कर्स की भी मैनेजमेंट में जो है स्टेक होना चाहिए। ये 43 है, ये तो मैंने आपको वैसे ही बता दिया है ना, आपके ऑप्शन से ही आपको याद हो गया। और आखिर में है वाइल्ड लाइफ। तो एनवायरनमेंट वाइल्ड लाइफ को डायरेक्टिव प्रिंसिपल बनाया गया आर्टिकल 48A के अंडर, ये भी किससे किया गया? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो अब आप 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के साथ आर्टिकल्स लिख लेना अपने नोट्स में, 39, 39A, 43A, 48A। ठीक है, और आपको और भी नए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स यानी कि और भी नए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स अगर याद करने हैं तो आप कैसे याद करोगे? 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने 38 में एक ऐड किया चीज जिसको कहते हैं मिनिमाइज इनइक्वालिटी इन इनकम। ठीक है, उसके बाद वाले बड़े आसान है। क्या? 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, इसने क्या किया? आपका राइट टू एजुकेशन, इसको एक फंडामेंटल राइट भी बनाया था और साथ ही साथ आर्टिकल 45 के अंदर 0 to 6 ईयर्स के बच्चों के लिए एजुकेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड करना, ये जिम्मेदारी दी। क्यों? क्योंकि फंडामेंटल राइट्स में 6 to 14 ईयर्स है, तो 0 से 6 साल के बच्चों का क्या होगा? वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के अंदर आते हैं। ठीक है, फिर आता है 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2011।
उसने कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड आर्टिकल 43 भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया, जिसमें उसने कहा कि स्टेट की जिम्मेदारी होती है कि वॉलंटरी, ऑटोनॉमस, डेमोक्रेटिक, प्रोफेशनल कोऑपरेटिव सोसाइटीज को बनाया जाए। ठीक है, तो अब आप ये कंफ्यूज मत हो ना कि सुप्रीम कोर्ट ने तो 2021 में कहा था कि 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ऐसा नहीं है, उसको उसके कुछ कंपोनेंट्स, उसके कुछ एस्पेक्ट्स को सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन किया था, लेकिन बाकी चीजें अभी भी एप्लीकेबल है। इसका मतलब ये जो आर्टिकल 43 भी कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया है ये अभी भी एप्लीकेबल है। सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। फाइनल क्वेश्चन, डिमांड फॉर सप्लीमेंट्री ग्रांट्स मस्ट बी प्रेजेंटेड टू एंड पास्ड बाय द हाउस। अब इसके लिए आपको जो हमारी अदर ग्रांट्स आती हैं उनका कंसेप्ट पता होना चाहिए। अदर ग्रांट्स में दो टाइप्स हैं, एक है आर्टिकल 115 के अंडर और एक है आर्टिकल 116 के अंदर। आर्टिकल 115 के अंदर ये कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स हैं, है ना, किसी और किताब के आर्टिकल नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल है। आर्टिकल 115 के अंदर आपकी 3 टाइप की ग्रांट्स आती हैं। कौन सी? सप्लीमेंट्री ग्रांट्स, एडिशनल ग्रांट्स, एक्सेस ग्रांट्स। ठीक है, और आर्टिकल 116 के अंडर आपकी आती हैं एक्सेप्शनल, वोट ऑफ क्रेडिट। ठीक है, ये 2 ग्रांट्स आती हैं, और इन दोनों के आर्टिकल्स के अलावा एक और ग्रांट होती है विच इज नॉट मेंशन्ड स्पेसिफिकली इन द आर्टिकल्स, दैट इज टोकन ग्रांट। तो दोस्तों ये 6 आपने नाम याद रखने हैं। 115 में सप्लीमेंट्री, एडिशनल, एक्सेस। 116 में एक्सेप्शनल, वोट ऑफ क्रेडिट। और 116 के और 115 के बाहर एक टोकन ग्रांट होती है जो मैं समझाऊंगा क्या होती है। नाउ दिस वेरी इंपॉर्टेंट, हमारे बजट के अंदर हमें यह समझना होता है कि ये ग्रांट्स का मतलब क्या है। देखिए, हम क्या करते हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हम अप्रोप्रिएशन बिल बनाते हैं। जब भी हम बजट पास करते हैं तो हमें एक अप्रोप्रिएशन बिल बनाना होता है, जिसमें हम कहते हैं कि भाई साहब ये हमारा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 266, साथ ही में हमारा पड़ा है पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, ठीक है, और हमारा कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। 3 अकाउंट होते हैं। अब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के लिए क्या रूल है कि जब भी इसमें से हमने पैसा निकालना होता है, मनी निकालना होता है, तो हम क्या करते हैं, पार्लियामेंट से पहले प्रायर परमिशन लेते हैं। इसी से बजट का कंसेप्ट शुरू होता है कि हम हर मिनिस्ट्री के लिए डिमांड फॉर ग्रांट्स को पास करवाते हैं। हेल्थ मिनिस्ट्री को इतना पैसा चाहिए, डिफेंस मिनिस्ट्री को इतना पैसा चाहिए, रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री को इतना पैसा चाहिए, उसके लिए पार्लियामेंट से प्री अप्रूवल ले लेते हैं, और वही प्री अप्रूव किया हुआ पैसा जो है हम वो इन मिनिस्ट्रीज को दे देते हैं। अब आपने कंसेप्ट याद रख लिया कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का। बजट पास हो गया, अप्रोप्रिएशन बिल के पास होते ही बजट पास हो गया। इसका मतलब कि आपने जो पैसा निकालना था कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, पार्लियामेंट ने उसकी परमिशन दे दी। अब बजट की वैलिडिटी कब तक होती है, फाइनेंशियल ईयर टू फाइनेंशियल ईयर, यानी 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। अब आते हैं कि किन परिस्थितियों में, किन कंडीशंस में ये सप्लीमेंट्री, एडिशनल, एक्सेस इनका यूज होता है। सबसे पहले आते हैं सप्लीमेंट्री ग्रांट के पास, जिसके बारे में क्वेश्चन है। सप्लीमेंट्री ग्रांट तब प्रोवाइड की जाती है when the amount authorized by the parliament through the appropriation act for a particular service for the financial year is found to be insufficient for that year। हमने सड़क बनानी थी, रोड बना लो योजना के लिए 1000 करोड़ रुपए का बजट रखा था, और हमने कहा था कि 1000 करोड़ रुपए में हम 100 किलोमीटर सड़क बनाएंगे। दिस इज जस्ट इमेजिनरी फिगर्स, ठीक है, मजाक थोड़ा सा इसको आपने इमेजिनरी फिगर्स की तरह समझना है। हमने बजट में कहा था 1000 करोड़ में 100 किलोमीटर सड़क बनाएंगे, लेकिन हमारे सारे पैसे खत्म हो गए और अभी तक सिर्फ 800 किलोमीटर सड़क बनी है, 80 किलोमीटर सड़क बनी है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये, टू कंप्लीट द 100 किलोमीटर्स वी नीड मोर मनी, बिकॉज द मनी दैट वाज बजटेड दैट एंडेड। When you want such money, जब आपको ऐसा पैसा पार्लियामेंट से परमिशन लेके लेना है तो उसे सप्लीमेंट्री ग्रांट बोला जाता है। अब सप्लीमेंट्री ग्रांट के लिए आपको फाइनेंशियल ईयर खत्म होने से पहले सप्लीमेंट्री ग्रांट की परमिशन लेनी पड़ेगी।
सप्लीमेंट्री ग्रांट के लिए बिल पास करना पड़ेगा। जैसे आप डिमांड फॉर ग्रांट पास करते हो ना हर एक मिनिस्ट्री की, वैसे ही बिफोर द फाइनेंशियल ईयर एंड्स यू हैव टू टेक द परमिशन फ्रॉम द पार्लियामेंट, देन यू विल टेक आउट द मनी, रेस्ट ऑफ द मनी फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, देन यू विल मेक दीज रोड्स। 20 किलोमीटर जो बच गई, समझ आ गया? सप्लीमेंट्री ग्रांट, व्हेन पैसा कम पड़ जाए, सप्लीमेंट्री ग्रांट। पैसा कम पड़ जाए उस पर एक और तरीके की ग्रांट होती है जिसको कहते हैं एक्सेस ग्रांट। So when the money spent on any service during financial year in excess of the amount granted for that service in the budget for that year. मान लीजिए आपने सड़क बनानी थी लेकिन जल्दी जल्दी बनानी थी, आपके पास इतना टाइम नहीं था कि आप पार्लियामेंट से दोबारा सप्लीमेंट्री ग्रांट के लिए परमिशन मांगने चले जाओ, तो आपने 20 किलोमीटर सड़क और बनानी है और आपके 1000 करोड़ रुपए खत्म हो गए, तो आप कहीं और से पैसे उठा के इसके लिए लगा देते हो। कहीं और का मतलब क्या हुआ? पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। हमें पता है, हम पॉलिटी में पढ़ते हैं, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में से पैसा निकालने से पहले आपको पार्लियामेंट की परमिशन नहीं लेनी होती। बट वंस यू टेक द मनी आउट ऑफ पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, यू हैव टू शो इट टू द पार्लियामेंट दैट वी हैव टेकन सच एंड सच मनी फ्रॉम द पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया एंड इसको हम बजट में अगले साल एडजस्ट कर लें। तो जब आप पहले कहीं और किसी और सोर्स से पैसे लगा के एक्स्ट्रा पैसे लगा दो उस चीज के ऊपर, यहां पे क्या केस है, 20 किलोमीटर सड़क बनाने के ऊपर, तब उसे कहा जाता है एक्सेस ग्रांट। एक्सेस ग्रांट के ऊपर जो वोटिंग होती है वो फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद होती है, क्योंकि उसको आपने ऑलरेडी खर्चा कर दिया है, एक्सेस है ना। ये डिफरेंस है सप्लीमेंट्री और एक्सेस ग्रांट में। दोनों में पैसा ज्यादा लग रहा है उसी स्कीम के लिए, लेकिन एक्सेस में हम क्या करते हैं, हम जुगाड़ करके किसी तरह पैसा लगा देते हैं एंड वी टेक द मनी बैक फ्रॉम द पार्लियामेंट। एंड सप्लीमेंट्री ग्रांट में हम क्या करते हैं, पहले ही पार्लियामेंट से पैसा मांगते हैं कि भाई कम हो गए, 20 करोड़ रुपए हमें और दे दो। समझ आ गया? सप्लीमेंट्री, एक्सेस। बीच में आ गया एडिशनल ग्रांट। एडिशनल ग्रांट क्या होता है? It is granted when a need has arisen during the financial year for additional expenditure upon some new service not contemplated in the budget for that year. कोई ऐसी चीज आ जाती है, कोई ऐसी नई सर्विस हमें देनी पड़ रही है। फॉर एग्जाम्पल, रोड के साथ साथ अब हमें इसी साल ईवी स्टेशन भी देना पड़ा, लेकिन हमने पहले बजट के अंदर नहीं सोचा था कि देना है। मान लीजिए, इमेजिन कर लीजिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन भी बनाना पड़ेगा, हम भूल गए थे। अब हमने उस टाइम पे नहीं, बजट के टाइम पे नहीं मांगा, अब हमें इसके लिए भी एडिशनल पैसा चाहिए। एडिशनल मतलब नई चीज करने के लिए पैसा चाहिए, दैट इज एडिशनल ग्रांट। समझ आ गया? सप्लीमेंट्री और एक्सेस आपस में लिंक्ड है। सप्लीमेंट्री इज बिफोर फाइनेंशियल ईयर, एक्सेस इज आफ्टर फाइनेंशियल ईयर। एडिशनल मतलब कि कोई इसी सर्विस में नई चीज ऐड करने के लिए मुझे इतना पैसा एक्स्ट्रा चाहिए, दैट इज एक्स्ट्रा पैसा। तो सप्लीमेंट्री, एडिशनल, एक्सेस ग्रांट, तीनों समझ आ गई। वोट ऑफ क्रेडिट क्या होता है? वोट ऑफ क्रेडिट एक ब्लैंक चेक है जो एक अनएक्सपेक्टेड डिमांड हमारे सामने आ जाए तब हमें चाहिए। वॉर जैसी सिचुएशन आ जाए और कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया में से पैसा हमारा खत्म हो गया है। वॉर जैसी सिचुएशन आ जाए, हमें बहुत सारे एयरक्राफ्ट खरीदने पड़े, हमें बहुत सारी इक्विपमेंट खरीदने पड़े फटाफट से, इसी साल इमरजेंसी टाइप का सिचुएशन है, तब क्या होगा? तब हमें एक ब्लैंक चेक मिल जाएगा। We don't know how much money we will be spending. We are not sure of it. We don't have the time to make an account for that. ठीक है? We don't know what all things we will require in such a situation. बाद में बात करेंगे उसकी, लेकिन अभी के लिए आप हमें ब्लैंक चेक दे दो। ऐसी सुविधा भी अवेलेबल है, ऐसी प्रोसेस भी हो सकती है, जिसको कहते हैं वोट ऑफ क्रेडिट। सो 4 चीजें हमने पढ़ ली, सप्लीमेंट्री, एडिशनल, एक्सेस, वोट ऑफ क्रेडिट। 2 चीजें रह गई, एक एक्सेप्शनल ग्रांट। एक्सेप्शनल ग्रांट का मतलब है कि आउट ऑफ नोवेयर हम कोई नई चीज ऐड कर देते हैं। मतलब हमने किसी भी सेगमेंट में उस चीज की प्लानिंग नहीं की थी और कोई नई स्पेशल सिचुएशन अराइज हो चुकी है, इस वजह से हमें करंट फाइनेंशियल ईयर में ही पैसा चाहिए। ठीक है? लेकिन हम यहां पे एक्सेप्शनल ग्रांट में क्या है, यहां पे भी अनएक्सपेक्टेड चीज थी, यहां पे भी अनएक्सपेक्टेड चीज थी, लेकिन यहां एक्सेप्शनल ग्रांट में हम बताने वाले कि हमें कितना पैसा चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, हम अनएक्सपेक्टेडली फीफा वर्ल्ड कप जीत गए, फुटबॉल वर्ल्ड कप हम जीत गए, फुटबॉल एशियन चैंपियनशिप जीत गए किसी साल। हमने उसके लिए प्राइज मनी डिक्लेयर कर दिया कि सबको 10-10 करोड़ रुपए देंगे। अब ये तो नई चीज है, आउट ऑफ नोवेयर इट हैज कम। स्पोर्ट्स के बजट के अंदर भी नहीं है, किसी करंट सर्विस के अंदर भी नहीं हम इसको एडजस्ट कर सकते। तो हम क्या करते हैं, हम स्पेशल पर्पस के लिए एक ग्रांट ले लेते हैं, इसे कहते हैं एक्सेप्शनल ग्रांट। जब कोई एक्सेप्शनल काम कर दिखाए या किसी एक्सेप्शनल चीज के लिए आपको पैसा लगाना पड़े,
दैट इज एक्सेप्शनल ग्रांट। आखिरी टाइप तो ग्रांट होती है दैट इज टोकन। टोकन का मतलब सिर्फ इतना होता है कि आपने रीअप्रोप्रिएशन करना है। मान लीजिए आपने 2 स्कीम्स के बारे में बजट बनाया था, एक थी मनरेगा और एक थी स्वच्छ भारत मिशन 2.0। इसमें आपने 100 रुपए दिए थे, इसमें आपने 80 रुपए दिए थे, ठीक है। For this you had allocated 100 rupees, for this you allocated 80 rupees. Now imagine that you come to know during the year that Swachh Bharat Mission does not require 100 rupees, but Manrega requires 20 rupees more. So what you can do is you can reappropriate the money from this to this. मतलब आप सिर्फ एक्सपेंडिचर का हेडिंग चेंज करोगे, कहीं स्वच्छ भारत मिशन में जो पैसा लगना था उसको आप मनरेगा में डाइवर्ट कर दोगे। So if you want a new service to be there, या मान लीजिए मनरेगा में कोई नया कंपोनेंट है, न्यू कंपोनेंट ऐड कर दिया, अब उसके अंदर जो पैसा लगना है ना, आपने मान लीजिए 20 साल में अर्बन मनरेगा शुरू कर दिया, तो उसके अंदर जो पैसा लगना है वो आप दूसरी स्कीम से निकाल लो। इसे कहते हैं टोकन ग्रांट। अब ये टोकन क्यों बोला जाता है? बिकॉज आपने टोटल एलोकेशन तो चेंज नहीं करना है ना, यू डोंट हैव टू चेंज द टोटल एलोकेशन, वो तो उतना ही रहेगा। आप कोई एक्स्ट्रा पैसे तो मांग नहीं रहे हो पार्लियामेंट से, यू आर जस्ट गोइंग टू चेंज द हेडिंग। सो अ डिमांड फॉर द ग्रांट ऑफ अ टोकन सम इज सबमिटेड टू द वोट ऑफ लोकसभा एंड इफ असेंटेड फंड्स आर मेड अवेलेबल। ठीक है, तो इसका मतलब आप सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए, उनको सिर्फ बताने के लिए कि हम एक एक्सपेंडिचर हेड से दूसरे एक्सपेंडिचर हेड में पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं, 1 रुपए की डिमांड आप डाल देते। ठीक है, सो दिस इज द मीनिंग ऑफ टोकन ग्रांट। आई होप आपको सप्लीमेंट्री, एडिशनल, एक्सेस, एक्सेप्शनल, वोट ऑफ क्रेडिट, टोकन, ये 6 के 6 ग्रांट्स याद हो गई होगी विद प्रॉपर एग्जाम्पल। तो इसी के साथ आज का सेशन समाप्त होता है, लेकिन प्रैक्टिस के लिए आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं। प्रैक्टिस के लिए आप ये क्वेश्चन जरूर सॉल्व करें, और जितने भी ऑप्शंस हैं, जो सही ऑप्शन है वो तो सही है, लेकिन जो गलत ऑप्शन है उनको भी एक बार स्टडी करके नेक्स्ट वीक आएं कि आपको पता चले कि इन सभी केसेस में क्या क्या बात हुई थी। सो टिल द नेक्स्ट टाइम, थैंक यू, गुड बाय।